सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज संडे, संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी बना लेते हैं। कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोगों के रिलेटेड जो लाइफ से भी रहेंगी और इसी के साथ में पढ़ाई में भी आप लोगों को काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो व्हाट्सएप यूज करते हैं उसके लिए व्हाट्सएप ने कुछ रियायत दी है। अगर इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो लोगों को रियायत नहीं दी है, व्हाट्सएप ने अपने आप को रियायत दी है, क्योंकि दुनिया जो है व्हाट्सएप से प्लान कर रही थी। काफी सारे लोग जो है व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर चुके हैं, बहुत सारे लोग जो है वो अल्टरनेटिव ऐप पर जा चुके हैं। तो अब यहां पर फेसबुक को लगा कि भाई साहब अगर जनता हाथ से निकल गई तो कैसे काम चलेगा। तो इसने बोला है कि 8 फरवरी को कोई भी अकाउंट जो है वो सस्पेंड नहीं किया जाएगा। अब इसकी जो डेट इसके द्वारा बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है कि 15 मई तक यहां पर ये लोगों को ये टाइम दे रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। पर लेकिन यहां पर इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को समझाने के लिए टाइम नहीं देना चाहिए, इनको अपने आप को समझने के लिए टाइम देना चाहिए कि ये क्या करना चाह रहे हैं। तो उसके चलते यहां पर फिलहाल जो हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी, ये वीडियो आप लोगों ने देखी होगी कि यहां पर मैंने आप लोगों से बात की थी कि व्हाट्सएप जो है आज के डेट में क्या पॉलिसी लेकर आ रहा है और क्या क्या इसके अंदर चेंज किया जा सकता है। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी और ये मूवी भी मैंने आप लोगों को रिकमेंड की थी। जब भी टाइम मिले ये मूवी जरूर देखना, आप लोगों को काफी कुछ यहां पर जानने को मिलेगा, जिससे कि आप लोग अपनी लाइफ में चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हाँ ये चीजें सही है और ये चीजें गलत है, और उसके बेस पर आप लोग अपने डिसीजन ले पाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। और बाकी जो व्हाट्सएप जो भी यूज करें, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोशिश ये करो कि कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप लोग शेयर मत करो। कुछ भी ऐसी चीजें जो लगता है जिससे इनको फायदा हो सकता है वो शेयर मत करो, क्योंकि 400 मिलियन के करीब लोग हमारी कंट्री में व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं आज के डेट में। तो इसके चलते जो कंडीशन है, सामने वाले को फायदा हो रहा है इतने लार्ज स्केल पर, तो उसी को अपनी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपनी जगह गलत है। तो ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो यहां पर ये आप लोगों को अपना ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रॉफिट के काम से हिसाब से काम करते हैं, तो ये अपना ध्यान रखेंगे। पर लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन के जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर यूरोपियन यूनियन में जिस तरीके से प्राइवेसी से रिलेटेड लॉ है, अगर हमारी कंट्री में भी कोई ऐसा लॉ आ जाता है तो इससे काफी कुछ चीजें जो है वो नॉर्मल होती ही नजर आएगी। जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो लॉ है, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, उसका नाम आप लोगों को बताना है। और हमारी कंट्री में प्राइवेसी से अगर बात करें, डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक कमेटी भी बनाई गई थी, जो कि हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस की है। उस कमेटी का नाम आप लोगों को बताना है, जिसकी रिकमेंडेशन जो है वो अब तक पेंडिंग पड़ी हुई है। तो ये है कुछ बातें जो आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट यहां पर जो अर्णब गोस्वामी साहब जो हैं वो फिर से यहां पर कटघरे में आ गए हैं, और अब की बार तो गवर्नमेंट को भी साथ में कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने। वो कैसे, आप लोगों को पता है कि रिसेंटली अभी यहां पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जब यहां पर चेक किया गया कि हमारी कंट्री में टीआरपी के इश्यू को लेकर कुछ चेंज चल रहे हैं, कुछ दिक्कतें चल रही हैं। आखिर कोई न्यूज जो है चैनल इतने लार्ज स्केल पर आगे कैसे बढ़ सकता है, तो टीआरपी में कुछ घपलेबाजी की जा रही है। तो अर्णब गोस्वामी का जो टीवी है, जिसको रिपब्लिक टीवी आप लोग बोलते हैं, हालांकि जो देखने में रिपब्लिक टीवी कम और सास बहू का सीरियल ज्यादा लगता है, क्योंकि जो फैक्चुअल चीजें हैं उसको न देखते हुए जनता के माइंड को काफी लार्ज स्केल पर मैनिपुलेट किया जाता है। अगर आप लोगों को न्यूज वगैरह देखनी है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग या तो राज्यसभा टीवी या फिर ऑल इंडिया रेडियो की आप लोग न्यूज सुन लिया कीजिए, जो कि आप लोगों को एक प्रॉपर वे में सही डायरेक्शन देकर चलेंगे, न्यूट्रल तरीके से, ठीक है। बाकी जो भी मैक्सिमम आप लोगों को जो न्यूज चैनल देखने को मिलेंगे वो ऐसी हरकतें करते हैं कि टीआरपी के बेस पर ध्यान रखते हुए अपनी हरकतें करते हैं। वहां पर आप लोगों को ड्रामे ज्यादा दिखेंगे, जो फैक्चुअल बेस है जो न्यूज का, वो आप लोग कम नजर आएगा। अभी क्या हुआ है, अर्णब गोस्वामी को पहले ही पता चल चुका था कि हमारी कंट्री में एक मिलिट्री स्ट्राइक होने वाली है, क्योंकि इनके द्वारा जो व्हाट्सएप पर डिस्कशन किया गया यहां पर फॉर्मर जो फॉर्मर आज की डेट में अगर बात करें जो सीईओ थे, जो फॉर्मर सीईओ थे यहां पर किसके जो यहां पर ब्रॉडकास्टिंग जो एजेंसी है, ठीक है, उसके बारे में जो हम लोगों ने बात भी की थी, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जिसको बीएआरसी आप लोग बोलते हैं। तो इसके जो फॉर्मर जो सीईओ थे, ये रिसेंटली अभी यहां पर इनको गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम है पार्थो दासगुप्ता। इनके साथ में बात की गई अर्णब गोस्वामी के द्वारा कि कुछ बड़ा होने वाला है कंट्री के अंदर। तो काफी सारी बातें की गई, उन्होंने पूछा क्या बड़ा होने वाला है, इन्होंने बताया कि कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान के साथ में इंडिया का, तो तभी बालाकोट स्ट्राइक देखने को मिली। तो ये सारी चीजें, कई सारी ऐसी बातें यहां पर देखने को मिल रही हैं। ये जो भी यहां पर चल रही थी चीजें, उनसे उसके बारे में इन साहब को पहले पता चल जा रहा था। तो इसका मतलब गवर्नमेंट के अंदर की कोई इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था, ताकि इनके चैनल की जो टीआरपी है वो बनी रहे। तो उसी के चलते फिर से इनके गले में जो है अभी फंदा यहां पर लटक गया है। तो देखने वाली बात ये होगी कैसे चीजें चल रही हैं। ये क्वेश्चन मार्क लगा रही है यहां पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी पर भी, क्या अंदर की इतनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो कि हमारी
आर्मी मिलिट्री से रिलेटेड है, क्या वो इस तरीके से एक टीवी एंकर के पास में पहुंचानी चाहिए? तो ये भी यहां पर कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करती है कि हमारी कंट्री में जो आज के डेट में मीडिया है वो कितने इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन यहां पर सामने निकल कर आ रहे हैं। तो इसके बारे में अगर आप लोग बात करें तो हमारी कंट्री में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 19 के अंदर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। अब कितनी फ्रीडम यहां पर होनी चाहिए और कितनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, और क्या जो टीवी की जो टीआरपी वगैरह है जो आप लोगों को देखने को मिलती है उसमें जो घपले होते हैं उसका क्या सोल्यूशन निकालना चाहिए, इन सब मुद्दों के ऊपर काफी अच्छे लेवल पर हम लोग को डिबेट और डिस्कशन करना चाहिए ताकि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम यहां पर न देखने को मिले। तो ये काफी लार्ज स्केल पर जो चीजें आप लोग को देखने को मिल रही हैं तो उसका एक ओवरव्यू है जो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये निकल कर आ रही है हमारी कंट्री के जो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, उनके द्वारा अभी यहां पर रैपिड एक्शन जो फोर्स है हमारी कंट्री में उसका एक नया ऑफिस यहां पर अभी इनॉग्रेट किया गया कर्नाटका के अंदर। पर कर्नाटका के अंदर जो यहां पर ये है भद्रावती, तो पर्टिकुलर एरिया है जहां पर इनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया है। थोड़ा सा रैपिड एक्शन फोर्स के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो ये तो क्वेश्चन आप लोग बता देंगे कि भैया होम मिनिस्टर बैठे हुए यहां पर पूजा याचना कर रहे हैं तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती होगी। पर लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कोई कि किस जो पैरामिलिट्री फोर्स के अंडर ये आती है तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा। तो इसको आप लोग याद रखना, जो हमारी कंट्री में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है जिसको आप लोग सीआरपीएफ बोलते हैं उसके अंडर में आती है यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। इसको जो गठन किया गया था ये 1991 में यानी कि 1991 में इसका गठन किया गया था 11 दिसंबर को। जुडिक्शन इंडिया के अंदर है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और जो रेस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है वो है होम मिनिस्ट्री जो कि अमित शाह जी के अंडर में आती है। तो ये जो बॉडी है ये काम क्या करती है, अगर कहीं पर कोई क्राउडेड इकट्ठा हो रखी है, कहीं पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो ये तुरंत वहां पर जाकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। रैपिड एक्शन, इनके एकदम एक्शन लिया जाएगा ताकि सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोका जा सके। तो याद रखिएगा हमारी कंट्री में जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह होती है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ठीक है, जिसको गृह मंत्रालय आप लोग बोलते हैं, तो उसके अंडर में आती है। तो इसलिए यहां पर इनके द्वारा ये फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया है। इससे फायदा होने वाला है कर्नाटका, केरला और गोवा जो कि सदर्न इंडिया के हमारी कंट्री के राज्य हैं उसमें से काफी फायदा होने वाला है। इसी के साथ में यहां पर देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आती है तो स्टेट गवर्नमेंट को एक तरीके से रिकमेंड किया जाता है कि आप लोग भी इनमें कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करें। तो अभी यहां पर 800 करोड़ रुपए की खर्च कर इंडियन जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और नेशनल जो फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है ये हमारी कंट्री में स्टार्ट की गई है। तो ये अपनी ही तरीके की अलग तरीके की यूनिवर्सिटी है हमारी कंट्री में। अब इसके लिए भी बोला गया है कि हमारी कंट्री में यहां पर जो राज्य है उनको साथ में आना चाहिए। तो कर्नाटका को बोला गया कि कोई इससे रिलेटेड आप लोग कॉलेज स्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी हो गई तो आप लोग अपने जो राज्य के अंदर कोई कॉलेज स्टैब्लिश कर लीजिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, तो एक ओवरव्यू आप लोगों के पास में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग जो यहां पर जो न्यूज है ये है हमारी जो कंट्री के रिलेशन है नेपाल के साथ में। नेपाल के रिलेशन के बाद में जब हम लोग बात करते हैं तो रोटी बेटी का रिलेशन हम लोग बोलते हैं, यानी कि काफी क्लोज रिलेशन है इंडिया और नेपाल के, जिसके चलते आज की डेट में अगर देखें इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है वो अच्छे लेवल पर होने चाहिए थे। पर लेकिन फिलहाल जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है नेपाल के अंदर और हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसके जो एक तरीके से जो वो नहीं कहते कि जो चीजें हैं वो प्रॉपर पैटर्न में नहीं चल पा रही है, सिंक्रोनस वे में नहीं चल पा रही है, यानी कि अलग थलग दोनों चल रहे हैं। क्योंकि जो नेपाल है वो काफी लार्ज स्केल पर चाइना के हिसाब से काम कर रहे हैं और हमारी कंट्री के खिलाफ जो नेपाल के अंदर गवर्नमेंट है वो कई सारे शब्द भी यूज करते हैं कि जो आज के डेट में हमारी कंट्री और नेपाल के रिलेशन को एक गलत डायरेक्शन में पहुंचाते हैं। तो इसी के चलते आखिर ये मुद्दा स्टार्ट कहां से हुआ? मुद्दा नॉर्मली देखने को मिला जब हमारी कंट्री के द्वारा अपना एक नया मैप तैयार किया गया और उस नए मैप के अंदर में हमारी कंट्री में जब जम्मू एंड कश्मीर में जो चेंज किया गया आर्टिकल 370 के बाद में, तो उसके चलते हमारी कंट्री का नया मैप जो आया इसमें जैसे यहां पर बात की जा रही है लिम्पिया धुरिया, ठीक है, इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है काला पानी और यहां पर ये है लिपू लेक। तो ये पर्टिकुलर एरिया है नेपाल जो है वो यहां पर अगर इसके बारे में आप लोग बात करें तो एक रिवर है जिसको आप लोग बोलते हैं काली रिवर, ठीक है। तो काली रिवर जो है नॉर्मली अगर इसको माना जाए काली रिवर यहां से जा रही है, ठीक है, तो ये जो सारा पोर्शन है ये नेपाल के अंदर में आ जाएगा। तो ये माना जाएगा इसको काली रिवर को पास्ट में इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री माना जाता था। पर लेकिन काली रिवर को अगर यहां से मानते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर लिपुलेक और इसी के साथ में लिम्पिया धुरिया है, ये पर्टिकुलर इंडिया के अंदर में आ जाता है। काफी लंबे समय से यहां पर ये इंडिया के अंडर में ही था, पर रिसेंटली अभी जो नेपाल के द्वारा अपना नया मैप तैयार किया गया इंडिया का मैप आने के बाद में, तो उसमें इस रीजन को अपने मैप के अंदर दिखाया गया है। नेपाल ये बोल रहा है कि हम लोगों ने अपने मैप के अंदर इसलिए दिखाया क्योंकि एक सगोली नाम की ट्रेटी है, SUGAU
SGLI, ठीक है। तो ये सगोली नाम की एक ट्रेटी है जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना रखी है। सगोली ट्रेटी आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ये है 1816 की ट्रेटी। इस ट्रेटी के हिसाब से अगर आप लोग बात करते हैं तो ये ट्रेटी ये बोलती है कि यहां पर जो काली रिवर को बेस माना गया, बाउंड्री माना गया इंडिया और नेपाल के बीच में। पर लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि काली रिवर को कहां से ये ओरिजिन पॉइंट इसको मान रहे हैं, इसका जो ये वाला पोर्शन आप लोग लेकर चल रहे हैं या फिर आप लोग इसको इस तरीके से लेकर चल रहे हैं। तो ये यहां पर काफी एक दोनों के बीच में रस्साकसी का रीजन हो गया है, ठीक है। तो इसके चलते इंडिया और नेपाल के रिलेशन जो है वो काफी लो लेवल पर पहुंच गए। और अभी आप लोगों को पता है माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई थी पहले इंडिया के द्वारा नापी गई थी नेपाल के साथ मिलकर, तो जिसमें हम लोगों ने बोला था 8848 मीटर है। पर लेकिन अभी रिसेंटली इसने चाइना के साथ मिलकर नापा है और चाइना ने बोला है कि 0.86 जो मीटर है यहां पर ये और बढ़ गई है, इनके नेपाल की जो हाइट है वो और बढ़ गई है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग साइड में और होती नजर आ रही है। तो ये सगोली जो ट्रेटी है इसको आप लोग देखिएगा पूरा डिटेल में, इसको मैंने डिस्कस किया था तो सर्च कर लेना उसको, या फिर इस वीडियो के नीचे मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा सगोली ट्रेटी के बारे में। तो देखिएगा आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम में। देखिए अगर बात करें कोई ऐसी न्यूज की जो रिसेंटली अभी न्यूज में है तो किसी भी एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो लंबे समय तक इशू चल रहे होते हैं ना वो तो आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली 2-3 साल पुराने इशू भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, अगर वो इशू कंटिन्यूअसली चले हुए आ रहे हैं किसी न किसी तरीके से वो न्यूज में है। और इंटरनेशनल रिलेशन तो हमेशा न्यूज में रहती है किसी न किसी रीजन से, कोई कभी किसी का फायदा तो कभी किसी का नुकसान, तो ये सारा पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये निकल कर आ रही है गुजरात से। गुजरात जो है हमारी कंट्री में एक काफी इंपॉर्टेंट और डेवलप राज्य माना जाता है, तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या बातें बोली गई हैं तो इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप लोग यहां पर देखिए, पाकिस्तान को भी दिखाएंगे अभी ये हो गया हमारी कंट्री में गुजरात राज्य। तो गुजरात राज्य को गुजरात मॉडल के तरीके से भी देखा गया, पर लेकिन आज के डेट में गुजरात के अंदर आप लोग जाएंगे तो यहाँ की जो रिवर है वो बिल्कुल जो है बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर जो गंदगी है वो इतने लार्ज स्केल पर आज के डेट में मिक्स होती नजर आ रही है, जिसके चलते जो पोल्यूशन लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आज की डेट में अनट्रीटेड जो इंडस्ट्रियल जो इफ्लुएंट है, यानी कि एक तरीके से जो गंदगी है जो इंडस्ट्री से निकल कर आती है वो रिवर के अंदर डायरेक्ट यहां पर एक तरीके से अलाउ की जाती है। तो अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा बोला गया कि साबरमती जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है कंट्री के अंदर में, और इसी के साथ में और भी कई सारी ऐसी रिवर है जिसमें लगभग 20 रिवर में अगर बात करें क्रिटिकली पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो पोल्यूशन की कैटेगरी में हमारी कंट्री में गुजरात को चौथे नंबर पर बोला गया, गुजरात रहेंगे 4th नंबर अमंग टॉप 5, यानी कि जो टॉप 5 राज्य हैं यहां पर जहां पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलता है, गुजरात यहां पर चौथे नंबर पर है। और अगर सिटी के बारे में आप लोगों से पूछे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है पोल्यूटेड सिटी कौन सी है, इंडिया के बारे में नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है तो वो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर हमारी कंट्री की जो ये है न्यू दिल्ली, तीसरे नंबर पर है गुरुग्राम और चौथे नंबर पर है नोएडा। पर लेकिन आप लोग यहां पर ये जो सिटी की जो रैंक दे रखी है ये यहां पर टॉप वर्ल्ड में ही है, पर लेकिन ये वाली टॉप पे नहीं है, कभी आप लोग इनको भी टॉप पर बोलने लगो, ठीक है। तो ये यहां पर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि हमारी कंट्री में अगर पूछे टॉप 4 पोल्यूटेड सिटी कौन सी है तो गाजियाबाद, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम और इसी के साथ में नोएडा। यानी कि आप लोग को बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि एनसीआर वाला जो रीजन है, नेशनल कैपिटल जो रीजन है, वो काफी लार्ज स्केल पर पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण से भरा हुआ है। और पार्टिकुलेटेड मैटर जो 2.5 है उसके हिसाब से यहां पर 2020 का ये डेटा मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं, ठीक है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो माइक्रोग्राम पर जो मीटर क्यूब है यहां पर इसके हिसाब से सबसे टॉप पर गाजियाबाद है। तो गाजियाबाद में काफी ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर समझते हैं। हमारी कंट्री में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसमें मेंस में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, नेशनल जो क्लीन एयर प्रोग्राम है 2019 में। इसका बेसिक पर्पज क्या था कि 102 सिटी जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है तो मैक्सिमम 30% जो कि यहां पर बात की जा रही है कि 2024 तक हम लोग इनका जो पोल्यूशन है वो कम करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बाई मैक्सिमम 30% 2024 तक यहां पर इसको कम करने की बात की जा रही है 102 सिटी की। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वहां पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं डिसोल्व ऑक्सीजन। तो डिसोल्व ऑक्सीजन के ऊपर कई बार पास्ट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो डिसोल्व ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है, इसको बोलते हैं हेल्थ ऑफ द रिवर, यानी कि रिवर के अंदर जो पानी है उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन है। आप लोग ये देखिए, ये कोई एक पर्टिकुलर रिवर है, ठीक है। इस रिवर के अंदर अगर आप लोग देखिए यहां तक पानी भरा हुआ है और यहां पर इस पानी के अंदर कई सारी मछलियां पाई जाती हैं। आप लोग सोचिए कि इस पानी के अंदर जो है यहां पर कई सारे जो पॉलिथीन वगैरह टायर वगैरह पड़े हुए हैं और ये कई सारी ऐसी उल्टी सीधी चीजें पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से यहां पर जो है इस पानी के अंदर जो खासकर अगर रोशनी की बात करें तो लाइट भी नहीं जा पा रही है और डिसोल्व ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो भी कम होती जा रही है, क्योंकि आगे यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा इसमें नहीं बढ़ पा रही है। तो इसके चलते जो अंदर जीव जंतु है उनकी डेथ होती नजर आएगी यहां पर। तो एक हेल्दी
जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन रिजोल्व रहना काफी ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कितना होना चाहिए तो आप लोगों को याद रखना इसके बारे में। तो बोला जा रहा है कि जो रेंज होनी चाहिए वो 6 से लेकर 8 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, पर लेकिन नॉर्मली अभी गुजरात के अंदर देखने को मिल रहा है ये 2.9 मिलीग्राम पर लीटर है, यानी कि काफी ज्यादा कम है यहां पर। तो इसके चलते अगर उसके अंदर कोई भी जीव जंतु है उनके जान जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डिजोल्व ऑक्सीजन का मतलब कितनी ज्यादा ऑक्सीजन है, जो रिवर का पानी है यानी कि गंदगी भी उसके अंदर भरी है, डिजोल्व ऑक्सीजन काफी कम हो चुकी है। एक टर्म यूज की जाती है तो हो गया डीओ, ये हो गया यहां पर सीओडी, इसको बोलते हैं यहां पर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो यानी कि अगर बात करें तो कितना पोल्यूशन का लोड है किसी पर्टिकुलर रिवर के अंदर ये देखा जाता है। तो नॉर्मली माना जाता है कि अगर कोई भी पॉल्यूटेंट है उसके अंदर ये आप लोग मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए कि 250 मिलीग्राम पर लीटर तक आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। अगर आप लोगों को रिलीज करना है इनटू द रिवर, यानी कि अगर रिवर में आप लोगों को पानी रिलीज करना है तो उसमें 250 मिलीग्राम तक यहां पर ये आप लोग इंडिकेटर आप लोग रख सकते हैं इसका। पर लेकिन आज के दिन में 700 से लेके 1000 तक, यानी कि जितना बोला गया उसका लगभग 4 गुना तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो गुजरात की जो रिवर है अगर उनको चेक किया जाए तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात की गई थी, वहां से आप लोग ट्रीट करके पानी को भेजिए, पर लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये जो दो कंपोनेंट मैंने आप लोगों को बताए, एक तो बताया यहां पर डिजोल्व ऑक्सीजन और दूसरा बताया यहां पर यह है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना, और कितनी रेंज होनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए सीओडी की 250, और जो यहां पर डीओ की इसकी होनी चाहिए 6 से 8, पर लेकिन ये कम हो गई है और ये बढ़ गई है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो आज की डेट में जो रिवर है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हमारी कंट्री में फेस कर रही है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को नॉर्मली भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखना। एक और इंटरेस्टिंग यहां पर आप लोगों के सामने जो न्यूज है ये बात की जा रही है पंजाब के बारे में। पंजाब में यहां पर अभी एक वेटलैंड है जिसका नाम है हरिके, ठीक है। तो ये जो वेटलैंड है जिसको नाम हरिके पट्टनम के नाम से भी आप लोग जानते हैं, तो ये जो एक लेक है जो कि यहां पर अभी रिसेंटली आप लोग यहां पर देखते हैं तो ये न्यूज में है। यहां पर कई सारे ऐसे बाहर से आए हुए जो बर्ड्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अगर बात करें इसके बारे में क्या क्या बातें की जा रही है, इसके अंदर जो पानी आता है ये ब्यास रिवर से आता है। हालांकि जो फॉर्म किया गया था ये सतलज रिवर से, यहां पर स्टार्टिंग में जो फॉर्म किया गया था सतलज रिवर से पानी देखने को मिला था 1953 में, फिर आगे चलकर ब्यास रिवर अब यहां पर पानी का मेन रीजन बन गया है। इसी के पास में जो हरिके विलेज है उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अब जो सतलज रिवर है ये फिर ब्यास रिवर है, इसके बारे में आप लोगों को पता है हमारी कंट्री और पाकिस्तान के बीच में एक इंडस वाटर ट्रीटी है। इंडस वाटर ट्रीटी जो हमारी कंट्री और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी 1960 में साइन की गई थी। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि 3 रिवर हमारी कंट्री के लिए है यहां पर, और 3 रिवर है यहां पर पाकिस्तान के लिए। हमारी कंट्री के लिए जो रिवर है और पाकिस्तान के लिए जो रिवर है उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए है झेलम चेनाब, और इसी के साथ में जो यहां पर झेलम जो चेनाब आप लोगों को देखने को मिलेगी ये आप लोग यहां पर पाकिस्तान के लिए नॉर्मली देखने को मिलेगी। यानी कि मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि अगर बात करें तो झेनब चेलम और नॉर्मली इसको इंडस आप लोग बोल सकते हैं, ये वाला रीजन। तो ये तीनों रिवर जो है ये किसके अंडर में है, ये पाकिस्तान के अंदर में। यानी कि अगर आप लोगों से पूछे कि इंडस वाटर ट्रीटी में किसके अंदर कौन कौन सी रिवर है, तो इंडस चेनाब और झेलम पाकिस्तान के अंदर में, और ब्यास रवि और सतलुज ये किसके अंदर है, ये इंडिया के अंदर है। ये किसकी वजह से, ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 1960 में एक ट्रीटी साइन की गई थी। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, और उसी टाइम पर पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो थे अय्यूब खान। तो ये साइन की गई थी। इसी के साथ में जो यहां पर बिचौलिया था यानी कि जो दलाल था वो कौन था, वो था यहां पर वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक यहां पर दलाल का काम कर रहा था, यानी एक तरीके से बिचौलिया ब्रोकर आप लोग जिसको बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं दलाल, एक तरीके से वर्ड जो है सुनने में ऐसा लगता है पता नहीं कितना गंदा सा शब्द है यहां पर ये। और आज के दिन में आप लोग कहीं रूम देने जाओगे या फिर कुछ भी लेना चाहोगे तो इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो एक तरीके से दलाली होती है कि हाँ आप लोग क्या करते हैं, किसी को रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दो तो उसके बेस में आप लोग कुछ कमीशन मिल जाएगा। तो ये होता है बेसिकली ब्रोकर, ठीक है। तो यहां पर किसी को शांति बनाए रखने का काम कर रहा है हमारी कंट्री में, खासकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह काम यहां पर किया गया। एक परमानेंट बॉडी जिसको इंडस वाटर कमीशन बोलते हैं वो भी यहां पर वाटर शेयरिंग इशू पर काम करता रहता है। और इसी के साथ में जो रिवर इंडस है ये चाइना से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और चाइना जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है, यानी कि चाइना से ओरिजिनेट हो रही है पर चाइना उसका पार्ट नहीं है इंडस वाटर ट्रीटी का। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी, आई होप कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर।
कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में से बात की जा रही है, योवेरी मुसेवेनी, तो आप लोगों से पूछ लेंगे कौन सी कंट्री के लीडर हैं जो रिसेंटली अभी न्यूज में थे। और इवन आप लोगों से जो यूपीएससी तक भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, तो फैक्चुअल क्वेश्चन कई बार यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, सीडीएस हो गया, एनडी हो गया, तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रखेगा। बाकी जो दूसरे एग्जाम है, नॉन यूपीएससी एग्जाम है, वहां पर तो आप लोगों को सारे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए देखने को मिलते हैं। तो पर्सन इन न्यूज में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, और खासकर जो पर्सनैलिटी काफी ज्यादा न्यूज में हो। तो यूवेरी जो मुसेवेनी है, ये रिसेंटली अभी 6ठी बार यहां पर ये अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं, किसके, युगांडा के। तो यहां पर जो यहां पर बॉबी वेन है, इनके द्वारा डिसमिस किया गया रिजल्ट को, बोला गया कि ये बिल्कुल सब कुछ घपला यहां पर देखने को मिला, और इसकी वजह से यहां पर ये कंटिन्यूअस जीतते हुए आ रहे हैं, यानी कि पावर जो है वो सही तरीके से यूज नहीं की जा रही है, वो मिसयूज की जा रही है। तो युगांडा जो है वो अफ्रीकन कंट्री है, जिसको ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री आप लोग बोलते हैं। ऊपर सूडान हो गया, इथियोपिया हो गया, यहां पर आप लोगों को सोमालिया, कीनिया, रवांडा, बुरुंदी, तंजानिया और कोंगो। अगर बात करें इंपॉर्टेंट जो रिवर है, जो बेसिकली लेक है यहां पर, ये तो यह लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। लेक विक्टोरिया काफी इंपॉर्टेंट लेक है, ये वही लेक विक्टोरिया है जो कि आगे चल के नाइल रिवर का पार्ट बनती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। अच्छा, आप लोगों से चलिए क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं अभी यहां पर। नाइल रिवर के बारे में अभी आप लोगों को पढ़ाया था, कोई ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछना बनता है, तो इसका आंसर जरूर देना आप लोग। नाइल रिवर के बारे में अगर बात करें तो एक होता है व्हाइट नाइल, एक होता है ब्लू नाइल, ठीक है। तो ये व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल कौन कौन सी लेक से निकलकर चलती हैं, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। हालांकि हम लोगों ने ब्लैक नाइल के बारे में बात की थी, आप लोगों को याद होगा, तो उसके बारे में भी आप लोग आइडिया बता सकते हैं अगर आप लोगों को आइडिया है। तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है। युगांडा जो है यहां पर, ये ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, कंपाला इसकी कैपिटल है, और युगांडन जो सीलिंग है वो इसकी करेंसी है। तो ये पर्सनैलिटी है जिसके बारे में याद रखिएगा। एक और लेक है जिसका नाम है लेक तंजानिका, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो और जो यहां पर तंजानिया के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिल रही है यहां पर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेक है जो कि यहां पर बुरुंदी के साथ भी कनेक्ट है। तो इस तरीके से कई बार आप लोगों से कई मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कहां की बात की जा रही है, कहां पर ये चीजें, तो ये अपनी प्यारी कंट्री, तो ये इस पर्टिकुलर रीजन की यहां पर बात की जा रही है, अफ्रीका के अंदर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रीजन है जो कि अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है। तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं रखना। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो किसान है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 3 फॉर्म लॉ को लेकर, तो उसके चलते कई सारी और भी न्यूज सामने निकल कर आ रही है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री में बात की जाती है कि आज की डेट में एक नया कंट्री बनाने की बात कर रही है, वो सिख कम्युनिटी। तो कई बार ये आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पर मैप में भी आप लोग दिखते हैं, जिसको खालिस्तान नॉर्मली बोला जाता है। खालिस्तान एक ऐसा रीजन है जहां पर मैक्सिमम जो सिख कम्युनिटी पाई जाती है। तो इंडिया के अंदर से निकालकर ये वाला रीजन और पाकिस्तान से अंदर से निकालकर ये वाला रीजन, एक खालिस्तान नाम की एक नई कंट्री ये बनाने की यहां पर बात की गई स्टार्टिंग से ही। ये जो इसका एक मूवमेंट भी चलाया गया जिसको सिख फॉर जस्टिस के नाम से जानते हैं। सिख फॉर जस्टिस जो मूवमेंट है यहां पर ये चलाया गया, कहां पर ये चलाया गया, यूएसए के अंदर में 2007 में। हमारी कंट्री के जो मूल निवासी हैं यहां पर, उनके द्वारा ये फाउंड किया गया, जिनका नाम था गुरपतवंत सिंह पानू, ठीक है। तो यहां पर गुरपतवंत सिंह पानू, इनके द्वारा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीएसपी के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो जीएसपी इनके जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ओके ये भी यूएसए का ही है। तो गुरपत सिंह जो पानू है, इनके द्वारा यहां पर स्टार्ट किया गया सिख फॉर जस्टिस। तो ये यूएसए बेस्ड यहां पर एक ग्रुप है जिसमें पंजाब से और पाकिस्तान से निकालकर एक कंट्री जिसको खालिस्तान नाम दिया गया, ये बनाने की कोशिश की जाती है। तो अभी रिसेंटली यहां पर जब सिख जो मूवमेंट चल रहा है, यहां पर जो अभी फार्मर मूवमेंट चल रहा है, उसमें कई बार ये भी बातें देखने को मिली कि एक खालिस्तान बनाने की बातें कर रहे हैं। तो ये कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिली। तो सिख फॉर जस्टिस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में बैंड है, ठीक है। तो याद रखना। तो जो एनआई है, नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके द्वारा अभी यहां पर कई सारे लोगों को समन किया गया इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए। तो यहां पर जो टीवी जर्नलिस्ट है और जो लीडर हैं उनको तो 40% को एग्जामाइन किया जाएगा केस, जो सिख फॉर जस्टिस जो केस के अंदर में। अगर नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके बारे में आप लोगों से बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट एजेंसी है हमारी कंट्री की, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है, ठीक है। तो जो फाउंड किया गया था राधा विनोद राजू के द्वारा, जिसके द्वारा यहां पर इसको फाउंड किया गया था हमारी कंट्री में, ये आज की डेट में अगर आप लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन्वेस्टिगेशन करने में, खासकर काउंटर जो टेररिस्ट टास्क फोर्स के तरीके से भी इसको हमारी कंट्री में देखा जाता है। हमारी कंट्री में देखिए, अगर कोई भी चीज बनती है हमारी कंट्री में, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो जब कोई हरकत होती है उसके बाद बनती है। तो आप लोगों को पता है 2008 में हमारी कंट्री के जो टेररिस्ट अटैक हमारी कंट्री के ऊपर देखने को मिला, तो उस टेररिस्ट अटैक के बाद में हमारी, जिसको मुंबई टेरर अटैक के नाम से भी आप लोग जानते
जानते हैं, हमारी कंट्री में एनआईए बनाई गई 2009 में, ठीक है, ताकि टेररिस्ट अटैक की कोई एक्टिविटी अगर होती है तो उसको एक तरीके से प्रॉपर वे में ध्यान में रख के चला जा सके। तो 2009 में यहां पर ये एजेंसी बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। तो इसके बारे में कुछ बातें जो याद रखिएगा। आज की डेट में इसके जो एजेंसी के एग्जीक्यूटिव जो जनरल डायरेक्टर कौन है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को हल्का सा इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। कई बार यूपीएससी और नॉन यूपीएससी एग्जाम के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग बोल सकते हैं और आप लोगों को इसके बारे में पता भी होना चाहिए। क्या कोर्ट जो है वो अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है उसके ऊपर रोक लगा सकता है, ये है क्वेश्चन। यानी कि कोर्ट को पावर दे रखी है क्या, वो यहां पर इस चीज को रोक सकता है क्या, ये आप लोगों को बताना है। तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, यस या फिर नो, आप लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बात करता हूं, हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करें, एक पावर है सेपरेशन ऑफ, जो एक कॉन्सेप्ट पे पावर ऑफ सेपरेशन, जो जिसको सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आप लोग बोलते हैं। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है काफी अच्छे तरीके से यूएसए के अंदर फॉलो किया जाता है कि जो लेजिस्लेटिव है वो अपना काम करे यानी कि लॉ बनाए, जो जुडिशरी है वो अपना काम करे यानी कि जस्टिस प्रोवाइड करे, और इसी के साथ में जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि वो उसको हम इंप्लीमेंट करे, जो हमारी कंट्री में किस मिनिस्ट्री के अंडर में क्या क्या काम आते हैं वो उसको इंप्लीमेंट करे। तो इनके बीच में एक सेपरेशन होना चाहिए। सेपरेशन ऐसा होना चाहिए कि इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से काम कर सके। पर लेकिन सोचिए अगर यहां पर ये ढंग से अपना काम नहीं कर रही है, तो यहां पर संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, तो कोई चेक करने वाला भी होना चाहिए। तो कोर्ट यहां पर चेक करता है कि किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। तो कोर्ट ने अभी यहां पर इसके ऊपर लॉ के ऊपर क्यों अभी यहां पर अपना रोक लगा दिया, तो क्या ये वैलिड है जब सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो अगर सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करें तो कोर्ट ने सही डिसीजन नहीं लिया है। पर लेकिन कोर्ट अपने डिसीजन को जो सही डिसीजन कैसे बता रहा है, कोर्ट ने भी काफी स्मार्ट प्ले यहां पर किया है। कोर्ट ने यह बोला है कि देखिए मेकिंग जो यहां पर बात की जा रही है, अगर बात करें अगर जो इसके द्वारा जो सेपरेशन बताया गया है, तो कोर्ट ने बोला कि देखिए अगर आप लोग कोई भी लॉ बना रहे हैं वो आपकी पावर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लॉ आप लोग बना सकते हैं। तो लॉ तो आप लोगों ने बना लिया, हम लोगों ने इसमें कुछ बोला ही नहीं है, लॉ आप लोग जो बना के लेकर आए, हम लोग बस उसको इंप्लीमेंट करने से रोक रहे हैं, क्योंकि इंप्लीमेंट करने से काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो हम इसको लॉ को नहीं रोक रहे हैं, आप लोगों ने लॉ बनाया, हम लोग इसको इंप्लीमेंट करने से रोक रहे हैं, या फिर कोई ऐसा एक्शन जो कि यहां पर सोसाइटी में रोष फैला रहा है काफी लार्ज स्केल पर। तो यहां पर कोर्ट ने इस बात को बोलकर अपने आप को इससे दरकिनार किया। तो कोर्ट जो है नॉर्मली अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना देती है तो कोर्ट जो है वो यहां पर उसको एक तरीके से गलत नहीं ठहरा सकता अगर वो संविधान के हिसाब से है। तो अगर संविधान के हिसाब से नहीं है तो उसको रिव्यू करेगा, उसके बाद में चीजें आगे बढ़ेंगी। पर लेकिन इस तरीके से रोक लगाना कोर्ट के अंडर जो है वो गलत है। इवन कई सारे जजमेंट में कोर्ट ने भी खुद कई सारे हाई कोर्ट जो है उनको इस तरीके से सजेशन दी है कि इस तरीके से इंटरफियर न किया जाए लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के अंदर, जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट यहां पर अपना काम कर रही है। पर लेकिन इस टाइम पर अगर आप लोग देखिए कोर्ट ने ऐसे डिसीजन पास्ट में भी लिए, जैसे कि अगर बात करें कोर्ट के अंदर यहां पर जब महाराष्ट्र के अंदर रिजर्वेशन देने की बात की गई थी तो मराठा कम्युनिटी को, तो कोर्ट के अंदर बोला कि ये वायलेशन हो रहा है 50% जो सीलिंग है रिजर्वेशन की उसका। इंदिरा साहनी केस के द्वारा जो कि 1992 का केस है उसमें बोला 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, सारा रिजर्वेशन में दे दोगे तो जनरल कैटेगरी के लिए क्या रहेगा, तो उसको एक्सीड कर दिया। तो कोर्ट ने बोला कि ये गलत है, तो कोर्ट ने यहां पर इस तरीके से चीजों को रोका। तो कोर्ट जो है यहां पर एक तरीके से अगर लगता है कि संविधान के हिसाब से चीजें नहीं है तो कोर्ट उसके अंदर इंटरफेयर कर सकता है, कोर्ट उसको रोक सकता है। तो ये कोर्ट के हाथ में पावर है। तो ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट यहां पर काम नहीं कर सकता है, तो कोर्ट आसानी से काम कर सकता है। पर किस तरीके से चीजें इंप्लीमेंट करके चलनी है, अगर कोई लॉ बनाना है तो यहां पर मैक्सिमम जो काम रहेगा वो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम होगा, यानी कि एग्जीक्यूटिव के हिसाब से काम होगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर डिस्कशन था जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो शेयर करनी थी। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर देखते हैं। हमारी कंट्री में पहले दिन 2 लाख के करीब लोगों को दवाई मिली, पर लेकिन ये जो 2 लाख है अगर आप लोग इनको देखेंगे कि पर लाख लोगों के ऊपर कितनी दवाई मिली, यानी कि अगर 1 लाख लोग हैं एक पर्टिकुलर एरिया में तो उनमें से कितने लोगों को दवाई मिली, तो यहां पर इजराइल जो है वो सबसे ऊपर चल रहा है। 1 लाख में से 25,340 लोगों को दवाई मिली। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दूसरे नंबर पर चल रहा है, 1 लाख में से 16,840 लोगों को दवाई मिली। यूके यूनाइटेड किंगडम तीसरे नंबर पर चल रहा है, 5,420 लोगों को 1 लाख में से दवाई मिली। यूएसए 3,710 लोगों को 1 लाख में से दवाई मिली। इटली 1,660 लोगों को 1 लाख में से दवाई मिली। पर लेकिन इसी तरीके से अगर इंडिया के अंदर आप लोग आएंगे, इंडिया के अंदर यहां पर 1 लाख में से ओनली 14 लोगों को दवाई दी गई है, यानी कि जो 2 लाख लोगों को दवाई दी गई है अगर पर लाख के हिसाब से हम लोग आंकड़ा निकालते हैं तो ओनली 14 जो लोग हैं उनको यहां पर ये दवाई दी गई है। स्टेट वाइज जो डोज है महाराष्ट्र के अंदर 8,300 जो
8,328 के करीब यहां पर देखने को मिले, जो कि सबसे ज्यादा केस हमारी कंट्री में नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। आंध्र प्रदेश के 8 नहीं 18,000, आंध्र प्रदेश के अंदर 18,412 आप लोगों को देखने को मिले। फिर यहां पर 8,000 केरला के अंदर निकल कर आए, 13,000 कर्नाटक के अंदर निकल कर आए यहां पर, बाकी दिल्ली के अंदर 4,319 और तमिलनाडु के अंदर 2,945। तो ये वो डेटा है जो कि हल्का सा आ रही है, आप लोग रख सकते हैं कि हमारी कंट्री में किस किस लेवल पर क्या क्या काम चल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। तो हल्का सा देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली चल क्या रहा है। आप लोगों के एरिया में भी अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लोगों को इन सब चीजों का आइडिया तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, कल एक वीडियो मैंने बनाई थी आप लोगों का, जो छठा संस्करण अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये जो लक्ष्मीकांत का ऑलरेडी पुराने जो संस्करण है, यानी कि 4th और 5th जो एडिशन था वो पूरे कंप्लीट में करा चुका हूं ऑलरेडी। उसकी सारी वीडियो लगभग 190 के खिलाफ करीब आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। डिटेल में डिस्कशन किया गया पॉलिटी का। अब यहां पर जो बात करें, ये बात करें छठे शेड्यूल, जो छठा जो अभी यहां पर एडिशन देखने को मिला, तो छठे एडिशन में तो लगभग 6 चैप्टर नए ऐड किए गए हैं। तो 6 चैप्टर में से 4 तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था, 5वां चैप्टर जो है वो कल शाम कवर कर दिया गया और एक चैप्टर और रह गया है जिसको बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, गठबंधन की सरकार। ये नए चैप्टर ऐड किए गए थे लक्ष्मीकांत किताब के अंदर, तो इनको भी मैं जल्दी ही कवर कर लूंगा। आप लोग इनको रिवीजन करते रहिए। तो एक चैप्टर और बच गया। और इंपॉर्टेंट बात कई सारे बच्चों के द्वारा जो बोला गया था वो था कि सर इसकी प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो 6 की 6 वीडियो की प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, जो मैंने बना दी है ऑलरेडी। आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। बाकी जो 5 वीडियो में अपलोड कर दिए, एक वीडियो और बची है, वो भी जल्दी आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, आज नहीं तो कल शाम तक आप लोगों को वीडियो हो सकता है देखने को मिल जाए। टाइमिंग रहेगा शाम को 4 बजे ही, उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। अगर जो भी होगा प्रीमियर में पहले से ही लगा दूंगा, तो इसको आप लोग ले सकते हैं। जो भी सारी पीडीएफ है पॉलिटी की ऑलरेडी टेलीग्राम पर जाकर मैंने प्रोवाइड करा दी है। अगर आप लोगों को सर्च करनी है तो टेलीग्राम पर जाकर #पॉलिटी आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो पॉलिटी आप लोग सर्च कर लेना, तो सारी पीडीएफ में जो है खुलकर आ जाएंगी, तो फिर उनको डाउनलोड कर लेना। कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर पॉलिटी की पीडीएफ कहां पर है, तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए तो आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए आप लोगों का ये कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे इसको सर्च करना है, तो ये आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे तो ये आप लोग देख रहे हैं स्टडी लवर वीर के नाम से यहाँ पर टेलीग्राम है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 1,25,640 मेंबर आज के डेट में जुड़े हुए हैं, जो फैमिली का पार्ट है यहाँ पर, सॉरी 1,25,640। ठीक है, तो ये इतने मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अगर आप लोगों को पॉलिटी देखनी है जाकर, तो ये सर्च ऑप्शन है, इसमें जाकर आप लोगों को सर्च पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर एक टैब खुलकर आ जाएगा। इसमें जाकर आप लोग #पॉलिटी डालना, तो पॉलिटी #, आप लोग डालकर उसको एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर सारी पॉलिटी की जो ये भी आप लोगों की जो पीडीएफ है ये सारी खुलकर आ जाएंगी। ठीक है, जो भी मैंने यहां पर डाल रखी है, तो यहां से जाकर इनको डाउनलोड कर लेना। कुछ ऊपर कुछ नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। तो सारी चीजें आप लोग यहां पर इकट्ठी मिल जाती है, डे बाय डे की पीडीएफ भी आप लोग यहां पर मिल जाती है। इसी के साथ में जो ऊपर ही मैंने यहां पर पिन कर रखा है एक कमेंट, इस कमेंट को जो पिन कर रखा है, इसमें सारी जो भी प्रिपरेशन की जो वीडियो है, आईएएस की तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, 2021 के लिए क्या क्या प्लान होना चाहिए, ईपीएफओ के लिए क्या क्या किताबें हैं, तो ये इस तरीके से क्या एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, ठीक है, आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चूज करना है, निबंध कैसे आप लोगों को लिखना है, सीसेट को कैसे 2 महीने में कवर करना है, गूगल मैप आप लोगों को कैसे यूज करना चाहिए, ऑल पॉलिटी लेक्चर ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो 11 ये वो वीडियो है जो कि आप लोगों की पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन दे सकती हैं। तो इसको आप लोग एक तरीके से जो भी आप लोग देखना चाहते हैं इसको देख सकते हैं। और बाकी जो ये मैंने आप लोग को बताई है, ये वाली जो वीडियो है इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। और आज है संडे को आप लोगों की एथिक्स की जो केस स्टडी होती है वो भी आप लोगों को टेलीग्राम पर भी और फेसबुक पर भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए और मेरे साथ आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर। सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, या तो स्टडी लवर वीर या फिर वीर तालियान से सर्च कर लीजिए, सारी चीजें एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।